साथियों, जय हिंद। आज के इस कालखंड में पुनः हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल क्रमांक 5 पर अभ्यास प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हैं और साथियों यह अभ्यास प्रश्नोत्तरी क्रमांक 10 है। जैसा कि पूर्व के कालखंडों में मैं सबसे पहले आपको प्रश्न और उनके 4 विकल्प बता दिया करता था और अंत में फिर आपको उत्तर शीट शो करता था ताकि आप के द्वारा चयन किए गए सही विकल्पों का आप मिलान करें और अपना स्व मूल्यांकन कर सके। इस प्रश्नोत्तरी में भी साथियों सबसे पहले मैं आपको प्रश्न पढ़कर बताऊंगा और उसके 4 विकल्प बताऊंगा। इसके पश्चात अंत में उत्तर शीट आपके सामने प्रदर्शित होगी। आप मिलान करके अपना स्व मूल्यांकन कीजिएगा और अंत में फिर हम प्रत्येक प्रश्न पर बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन सा विकल्प सही है और वही विकल्प सही है तो क्यों सही है। चलिए प्रारंभ करते हैं और चलते हैं सीधे मोबाइल के स्क्रीन पर। साथियों, आप टेस्ट की पहली स्लाइड देख रहे हैं। इस स्लाइड में टेस्ट का विवरण दिया गया है। यह टेस्ट क्रमांक 10 है और इस टेस्ट में कुल 10 प्रश्न हैं और यह टेस्ट निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल क्रमांक 5 से है और इसमें विशेष तौर से आईसीटी के प्रयोग आधारित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1, बच्चे बेहतर सीखते हैं जब वे, इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पाठ्यक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं, ब, एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग अधिगम प्रक्रिया में करते हैं, स, पालकों के द्वारा अधिकाधिक ध्यान घर पर दिया जाता है और द विकल्प है कक्षा में अधिकाधिक पढ़ाए जाते हैं। तो साथियों सही विकल्प का चयन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है, बहु ज्ञानेंद्रिय तरीके से बच्चे अधिगम करेंगे जब अ, शिक्षण संसाधनों में विविधता होगी, ब, शिक्षण की शैलियों में विविधता होगी, स, कक्षा के बाहर ज़्यादा पढ़ाया जाएगा और द है उक्त में से कोई कथन सही नहीं है। तो साथियों यह प्रश्न 2 के 4 विकल्प थे। सही विकल्प का चयन कीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक आत्मनिर्भर शिक्षार्थी स्वावलंबी, रचनात्मक और समस्या समाधानकर्ता बन सकता है यदि उसे प्रोत्साहित किया जाए। और इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प हैं। अ, जानकारी अर्थात आंकड़े एकत्रित करने हेतु, ब, जानकारी का संश्लेषण और विश्लेषण करने हेतु, स, जानकारी का अर्थ ग्रहण करने हेतु और द है उक्त सभी कथन सत्य हैं। निश्चित ही आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शिक्षक द्वारा प्रोजेक्टर का प्रयोग अध्यापन में किया जाता है तो वह प्रयोग कर रहा है। इसके लिए 4 विकल्प हैं। अ, संपूर्ण आईसीटी का, ब, डिजिटल तकनीकी का, स, दोनों का और द है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है, आईसीटी का पूर्ण प्रयोग तब माना जाता है जब अ, शिक्षक कक्षा में डिजिटल तकनीक से अध्यापन कराते हैं, ब, छात्र डिजिटल डिवाइस का उपयोग करना जानते हैं, स, शिक्षक सोशल मीडिया तकनीक के माध्यम से बच्चों को जानकारी प्रेषित करते हैं एवं विद्यार्थी भी सीखते हुए फीडबैक देते हैं और द है शिक्षक द्वारा अधिक लागत किंतु कम मेहनत से डिजिटल डिवाइसों का प्रयोग करते हुए बेहतर अध्यापन को संभव बनाया जाता है। तो साथियों प्रश्न क्रमांक 5 के लिए 4 विकल्प थे। निश्चित ही आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्न में से किस प्रकरण में आईसीटी का प्रयोग करना उपयुक्त होगा। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्न में से किस प्रकरण में आईसीटी का प्रयोग करना उपयुक्त होगा
और इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। अ, खाद्य पदार्थों व उनके पौष्टिक तत्व, ब, डायनासोर व उनका जीवन, स, पेड़ पौधे व उनके भाग, और द है बीजों का अंकुरण। निश्चित ही साथियों, आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा कि निम्न प्रकरणों में से किस प्रकरण के अध्यापन में आईसीटी का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त होगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है, आईसीटी को एकीकृत करने में निम्न मानदंडों पर विचार किया जाना चाहिए। अ, विषय वस्तु का ज्ञान, ब, बुनियादी ढांचा, स, तकनीकी उपकरण ई सामग्री, और द है उक्त सभी। तो साथियों, ये था प्रश्न क्रमांक 7। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 है, विद्यालय में आईसीटी के प्रयोग के संदर्भ में निम्न में से किस बात पर विचार करना आवश्यक नहीं है। साथियों, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। विद्यालय में आईसीटी के प्रयोग के संदर्भ में निम्न में से किस बात पर विचार करना आवश्यक नहीं है। अ, विद्यालय में बच्चे किस सामाजिक या आर्थिक स्तर से आ रहे हैं। ब, शिक्षकों के पास कौन कौन सी आईसीटी दक्षताएं हैं। स, क्या सभी शिक्षार्थी आईसीटी का उपयोग कर सकते हैं। और द है, स्कूल में आईसीटी की कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो साथियों, प्रश्न क्रमांक 8 के लिए 4 विकल्प थे। निश्चित ही आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है, आईसीटी के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना आवश्यक है, निम्न में से इस ढांचे में सम्मिलित नहीं है। साथियों, जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि भाई आईसीटी का यदि प्रयोग करना है तो हमको एक बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा, और यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है जो कि बुनियादी ढांचे में सम्मिलित नहीं है। अ, प्रक्षेपण प्रणाली, ब, प्रिंटर, स, कंप्यूटर, और द है तकनीकी जानकार व्यक्ति। निश्चित साथियों, आपने इस प्रश्न के लिए भी सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10, कोविड-19 की परिस्थितियों में बच्चों का अधिगम हेतु शिक्षक के लिए आने वाली चुनौतियों के समाधान में कारगर साबित हुआ है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। अ, आईसीटी संसाधन, ब, पाठ्य पुस्तकें, स, शिक्षक का घर घर संपर्क, और द उक्त में से कोई नहीं। साथियों, इस प्रश्न के लिए भी निश्चित ही आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। चलिए अब हम शीघ्रता के साथ में मिलान कर लेते हैं। इसके पश्चात हम प्रत्येक प्रश्न पर चर्चा संक्षेप में करेंगे और जानेंगे कि सही विकल्प कौन सा है और वह विकल्प क्यों सही है। तो देखिएगा यहाँ पर उत्तर शीट। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है ब, 2 का है अ, 3 का है द, 4 का है ब, 5 का सही उत्तर है स, 6 का ब, 7 का द, 8 का अ, 9 का द, और 10वें प्रश्न का उत्तर है अ। तो साथियों, इस तरह से यहाँ पर 10 प्रश्नों के सही विकल्प दिखाए गए हैं। निश्चित ही आपने इन मिलान करके अपना स्व मूल्यांकन कर लिया होगा। चलिए अब हम पुनः प्रश्न क्रमांक 1 की ओर बढ़ते हैं और प्रत्येक प्रश्न पर संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, आप पुनः देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1, बच्चे बेहतर सीखते हैं जब वे, और इस प्रश्न के लिए ब विकल्प सही है। 1 से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग अधिगम प्रक्रिया में करते हैं। साथियों, बच्चे बहुत अधिक सीखते हैं और बेहतर तरीके से तभी सीखते हैं जब उसकी सभी ज्ञानेंद्रियां एक साथ कार्य करती हैं, जैसे आँखें, कान, है ना, और जिह्वा, ये सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सभी खुली हुई होती हैं। तब विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखता है। यदि आप कुछ बोल रहे हैं और विद्यार्थी सुन ही नहीं रहा है, सिर्फ देख रहा है, तो उतने भर से नहीं सीखता है, बल्कि बालक को सुनने के साथ में देखना, उसमें क्रिया करना, गतिशील होना, ये सब आवश्यक होता है। अतः विकल्प नंबर ब
एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग अधिगम प्रक्रिया में करते हैं। ये विकल्प सही है। प्रश्न क्रमांक 2, बहु ज्ञानेंद्रीय तरीके से बच्चे अधिगम करेंगे जब। साथियों निश्चित ही इसके लिए विकल्प नंबर अ सही है। शिक्षण संसाधनों में विविधता होगी। देखिएगा, बहु ज्ञानेंद्रीय तरीके से बच्चा कब सीखता है, यानी जो बहुत सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं बच्चे की, उस तरीके से कब सीखता है, जब कई तरह के शिक्षण संसाधन होते हैं, सीखने सिखाने की सामग्रियां होती हैं। अतः विकल्प नंबर अ सही है। प्रश्न क्रमांक 3, एक आत्मनिर्भर शिक्षार्थी स्वावलंबी, रचनात्मक और समस्या समाधानकर्ता बन सकता है यदि उसे प्रोत्साहित किया जाए। तो साथियों इसमें द विकल्प सही है। उक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिएगा, एक विद्यार्थी आत्मनिर्भर बन सकता है, स्वावलंबी बन सकता है, रचनात्मक और समस्या समाधानकर्ता बन सकता है यदि उसको हम उत्साहित करें कि वे आंकड़े एकत्रित करें, अर्थात जानकारी को एकत्रित करें, ठीक है, साथ ही उस जानकारी का विश्लेषण करें, संश्लेषण करें, है ना, इसी तरह उस जानकारी का अर्थ ग्रहण करें। तो ये सब सारी बातें जो हैं जब बच्चा करेगा तो निश्चित ही वह आत्मनिर्भर बनेगा। अतः विकल्प नंबर 10 सही है। उक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न क्रमांक 4, एक शिक्षक द्वारा प्रोजेक्टर का प्रयोग अध्यापन में किया जाता है तो वह प्रयोग कर रहा है। साथियों इसमें ब विकल्प सही है, डिजिटल तकनीक का, क्योंकि प्रोजेक्टर एक डिजिटल तकनीक है। या हम प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं, चाहे टीवी का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, तो केवल यह एक डिजिटल तकनीक है, संपूर्ण आईसीटी नहीं है। निश्चित ही आपने मॉड्यूल में अध्ययन किया होगा, तो आईसीटी, संपूर्ण आईसीटी क्या कहलाती है इसके बारे में आपको जानकारी होगी, ठीक है। तो ब विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न 5, आईसीटी का पूर्ण प्रयोग तब माना जाता है जब। साथियों इस प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 4 की जो अपूर्ण जानकारी थी वो पूर्ण हो जाएगी, अर्थात संपूर्ण आईसीटी क्या कहलाती है इस प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिएगा, आईसीटी का पूर्ण प्रयोग तब माना जाता है, स विकल्प सही है। शिक्षक सोशल मीडिया तकनीक के माध्यम से बच्चों को जानकारी प्रेषित करते हैं एवं विद्यार्थी भी सीखते हुए फीडबैक देते हैं। देखिएगा, संपूर्ण आईसीटी तभी कहलाती है या संपूर्ण आईसीटी का प्रयोग तभी पूर्ण माना जाता है जब शिक्षक सोशल मीडिया का प्रयोग करे या जो तकनीकी हैं, ठीक है, संचार तकनीकी, उनका प्रयोग करे और जानकारी को बच्चों तक प्रेषित करे और फिर उन्हीं डिजिटल तकनीक के माध्यम से बच्चे उस जानकारी को सीखे, आत्मसात करें और फिर अपना फीडबैक भी अपने शिक्षक तक प्रेषित करें। तो ये तकनीकी होती है संपूर्ण आईसीटी, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि संपूर्ण आईसीटी क्या है। यदि एक शिक्षक किसी भी तकनीक का प्रयोग करता है, चाहे वो कंप्यूटर का प्रयोग करे, प्रोजेक्टर का प्रयोग करे, ठीक है, या किसी तरह की स्लाइड का प्रयोग करता है, तो ये सब जो है ये केवल डिजिटल तकनीकें हैं, संपूर्ण आईसीटी नहीं होती है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से किस प्रकरण में आईसीटी का प्रयोग करना उपयुक्त होगा। साथियों यहाँ पर चारों विकल्पों में से ब विकल्प सही है, डायनासोर व उनका जीवन। देखिएगा, डायनासोर समाप्त हो चुके हैं और उनके जीवन के संदर्भ में हम एनिमेशन या कोई ऐसी फिल्म या प्रोजेक्टर पर बच्चों को दिखा सकते हैं। बाकी जो अ विकल्प, ब, स और द विकल्प जो हैं, इनको हम प्रत्यक्ष तौर से बच्चों को दिखा करके अध्यापन करा सकते हैं। खाद्य पदार्थ और उनके पौष्टिक तत्व, तो खाद्य पदार्थ बच्चों को दिखा सकते हैं। इसी तरह से पेड़ पौधे व उनके भाग हम बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर अध्यापन करा सकते हैं। बीजों का अंकुरण भी हम बच्चों को प्रत्यक्ष दिखाकर करा सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, डायनासोर व उनका जीवन। अर्थात हम आईसीटी के माध्यम से उन प्रकरणों में ही प्रयोग करते हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर जिनका ज्ञान नहीं करा सकते। या जैसे उदाहरण के लिए हम अगर आंतरिक अंगों की बात करें, मान लिया जाए, तो आंतरिक अंगों के कार्यों को भी हम आईसीटी के प्रयोग के माध्यम से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो साथियों इस प्रश्न के लिए विकल्प नंबर ब सही होगा। प्रश्न क्रमांक 7 में आईसीटी को एकीकृत करने में किन मानदंडों पर विचार किया जाना चाहिए। तो साथियों इसमें आएगा उक्त सभी। देखिएगा,
आईसीटी के जो आईसीटी को जब एकीकृत किया जाता है तो उसके मानदंड होते हैं, विषय वस्तु का ज्ञान भी होना चाहिए, बुनियादी ढांचा और तकनीकी उपकरण और ई सामग्री, ये सभी सम्मिलित होते हैं आईसीटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, उक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 8, विद्यालय में आईसीटी के प्रयोग के संदर्भ में निम्न में से किस बात पर विचार करना आवश्यक नहीं है? तो साथियों इसमें अ विकल्प सही होगा। इस प्रश्न के लिए विद्यालय में बच्चे किस सामाजिक या आर्थिक स्तर से आ रहे हैं, इस बात पर विचार करना आवश्यक नहीं होता है, बल्कि शिक्षकों के पास कौन कौन सी आईसीटी दक्षताएं हैं, यह भी विचारणीय तथ्य होता है। क्या सभी शिक्षार्थी आईसीटी का उपयोग कर सकते हैं, इस पर भी विचार करना आवश्यक है। स्कूल में आईसीटी की कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इस पर भी विचार करना आवश्यक होता है। किंतु बच्चे किस सामाजिक या आर्थिक स्तर से आ रहे हैं, इस तथ्य पर विचार करना आवश्यक नहीं है। प्रश्न क्रमांक 9, आईसीटी के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना आवश्यक है, निम्न में से इस ढांचे में सम्मिलित नहीं है। तो साथियों जो बुनियादी ढांचा की जब बात आती है आईसीटी के, तो इसमें जितने भी मतलब यंत्र हैं, कहना चाहिए तकनीकी हैं, उनको लिया जाता है। जैसे प्रक्षेपण प्रणाली यानी प्रोजेक्टर, प्रिंटर है ना, कंप्यूटर। और साथियों जो द है तकनीकी जानकार व्यक्ति, ये मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मानव संसाधन। जबकि बुनियादी ढांचा के अंतर्गत जितने भी यांत्रिक प्रणाली हैं, कहना चाहिए प्रक्षेपण प्रणाली, प्रिंटर, कंप्यूटर है ना, इत्यादि जो चीज़ें हैं ये बुनियादी ढांचा के अंतर्गत आती है। इसलिए हमारा विकल्प क्रमांक द इस प्रश्न के लिए सही होगा। अंतिम प्रश्न में हम देखते हैं तो कोविड-19 की परिस्थितियों में बच्चों का अधिगम हेतु शिक्षक के लिए आने वाली चुनौतियों के समाधान में कारगर साबित हुआ है। तो साथियों निश्चित ही अ विकल्प सही है। आईसीटी संसाधन जो हैं कोविड-19 की परिस्थितियों में हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं और आज हम इसी माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ें साथियों ये उतनी कारगर साबित नहीं हो पाई हैं। तो साथियों इस तरह से इस कालखंड में मैंने आपको 10 प्रश्नों के सही उत्तर बताए हैं और समझाने का भी प्रयास किया है कि ये उत्तर सही क्यों है। आशा करता हूँ यह जानकारी, यह वीडियो और यह प्रश्नोत्तरी आपको ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ अब इस कालखंड से हम विदा लेते हैं। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।